बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस लेक्चर में हम तफसील से पढ़ेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज द हीट ऑब्जर्व्ड और इवॉल्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ गैसेस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एन इनफिनिटली dilute सॉल्यूशन। हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली हीट है। हीट क्या होती है? एनर्जी की किस्म है। हीट जो ऑब्जॉर्ब होती है या फिर इवाल्व होती है, यानी कि जज़ब होती है या फिर खारिज होती है जब गैशियस आयन का एक मोल वाटर में डिजॉल्व होता है, तो उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है जी, इन्फिनिटली dilute सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले dilute सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मकदार वो कम हो और सॉल्वेंट की मकदार ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को dilute सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है। अब इन्फिनिटली dilute सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि फर्ज करें कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट वाटर है और सोल्यूट NaCl है, यानी कि नमक है। तो जो सोल्यूट है वो 70% तक वो वाटर में डिजॉल्व हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये मजीद सोलवेंट ऐड कर देंगे तो सोल्यूट कह लें कि 90% डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। फिर मजीद सोलवेंट ऐड करेंगे यानी वाटर ऐड करेंगे, जो सोल्यूट है वो 100% वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, यानी कि वो हाइड्रेटेड हो जाएगा। किसके थ्रू? वाटर मालिक्यूल के थ्रू। ठीक है ना। उस वक्त क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो उस कंडीशन पर अगर आप मजीद फिर सोलवेंट मजीद वाटर अगर ऐड करें तो उस वक्त जो हीट में चेंज है ना वो मजीद चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो सोल्यूट है वो अब कंप्लीटली हल हो चुका है, वो डिजॉल्व हो चुका है, ठीक है ना, वाटर में। उस वक्त हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होनी है। तो उस कंडीशन पर अगर आप फिर मजीद अगर वाटर भी ऐड करेंगे ना, जो हीट में जो चेंज होगा वो नोटिस नहीं होगा, ठीक है ना। वो हीट में कोई चेंज नहीं होगा उस वक्त, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को इन्फिनिटली dilute सॉल्यूशन बोला जाता है, जिसमें मजीद सोलवेंट के ऐड करने से हीट में चेंज नहीं आता। तो एक और बात कि अगर तो एक होता है जी हाइड्रेशन प्रोसेस, एक होता है सॉल्वेशन प्रोसेस। अगर तो सोल्यूट मालिक्यूल सराउंडेड है वाटर मालिक्यूल के थ्रू तो हम उस वक्त वर्ड यूज करते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड बाय वाटर मालिक्यूल। तो उस प्रोसेस को आप हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें सोलवेंट वाटर होता है। अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा कोई सोलवेंट नॉन एक्वस जो सोल्यूशन होगा, यानी कि लिक्विड अमोनिया ईथर है, ठीक है ना, कोई बेंजीन है, अगर वो सोलवेंट है तो उस वक्त हम कहेंगे कि सोल्यूट मालिक्यूल सॉल्वेटेड बाय बेंजीन ईथर और लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना। तो उस वक्त हम वर्ड यूज करते हैं जी सॉल्वेशन प्रोसेस का। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो फिर हम वर्ड यूज करते हैं वर्ड यूज करते हैं या उस प्रोसेस को नाम देते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस का। अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा जो सॉल्वेंट है तो उस कंडीशन के लिए उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम सॉल्वेशन प्रोसेस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर है जी लेटेस्ट एनर्जी। Lattice energy is the energy required to completely separate one mole of solid ionic compound into gaseous ion। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व कराना है या हल करना है। तो जो सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर सॉलिड फेज में है, ठीक है। तो जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया जाता है तो सबसे पहले जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल लेटस है ये ब्रेक होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना सोडियम क्लोराइड का। तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी दरकार होगी। ये अब सोलवेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो जो है सोल्यूट का जो क्रिस्टल लेटस है उसको ब्रेक करके उसको अपने अंदर डिजॉल्व कर ले या हल कर ले, ठीक है ना। तो ये एनर्जी कहाँ से आनी है? ये सोलवेंट से आनी है, ठीक है।
अब सब जब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटस ब्रेक हो जाता है तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब इन दोनों आयन्स की जो फेज है वो गैस फेज होगी या गैसियस फेज में होंगे ये दोनों आयन्स, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी दरकार होगी, तो इसलिए इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है, या इस एनर्जी को लेटेस्ट एनर्जी भी बोला जाता है। इसके बाद क्या होना है, जब ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गए तो फिर ये गैसियस आयन वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू सराउंड होंगे, वाटर मॉलिक्यूल इनको घेरेगा, सराउंड करेगा, ठीक है। या हम यूं कह लें कि ये जो गैसियस आयंस हैं ये हाइड्रेटेड हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू। तो उस वक्त वाटर क्या करेगा, इन आयंस को स्टेबलाइज करेगा, उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर ले कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है डिपेंड किस पर करती है जी, चार्ज टू साइज रेशियो पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, चार्ज टू साइज रेशियो पर, ठीक है ना। पीरियड्स में अगर आप देखें तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, शेल जो होता है वो सेम ही रहता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो पीरियड्स में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शेल जो है वो सेम ही रहता है। तो चार्ज के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है, या चार्ज डेंसिटी के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के या कह ले रेडियस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो इस तरह दो हमारे पास ये रिलेशन बनेंगे, एक तो ये ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज टू साइज रेशियो के, लेकिन इसको थोड़ा मजीद अगर डेप्थ में देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के यानी रेडियस के। चार्ज के बढ़ने से यूं यूं चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ग्रुप में देखें जिस तरह अल्कली मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उनमें चार्ज सेम ही रहेगा, +1 ही रहेगा, लेकिन साइज इंक्रीज होता जा रहा है, शेल बढ़ते जा रहे हैं। तो उस वक्त जो चार्ज डेंसिटी होगी वो साइज के बढ़ने से वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो साइज के बढ़ने से फिर हाइड्रेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली कम होगी क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और साइज के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है ना।